हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था हॉस्पिटल में विंग वांगजी को देखकर कहता है, एक बात याद रखना मिस्टर लैन, आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते। मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिसने मेरे साथ गलत किया। ये बोलकर विंग वांगजी के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग की इतनी कड़वे शब्द सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, तो मिस्टर वी बुजियान, मेरी एक बात को याद रखना, यू आर माइन। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुमने मेरे अलावा किसी अदर अल्फ़ा के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब तक सोच रहा था मैं तुम्हें प्यार से मनाऊंगा, पर मेरा प्यार तुम्हें रास नहीं आ रही है। तो ठीक है, ज़बरदस्ती ही सही। विवोजियन, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे साथ रहने के लिए मान जाओगे। और तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, चाहे जो हो जाए। मैंने कहा है तुम मेरे हो, इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे हो। लैन वांगजी सिर्फ खुद का सुनता है, बाकी किसी का नहीं सुनता। लैन वांगजी को जैसा ठीक लगता है वैसा करता है, वो किसी से राय नहीं मांगता। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बोलकर वांगजी विंग को छोड़ देता है और विंग से कहता है, अगर मुझे इससे ज़्यादा गुस्सा आ गया मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा मुझे ही नहीं पता। इससे पहले मेरा मूड चेंज हो जाए तुम यहाँ से निकल जाओ। और जाते जाते एक और बात सुन लो, तुम बहुत जल्द मेरे साथ होगे। विंग वांगजी की बात सुनकर गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ मिस्टर लैन, इस बार आप मेरे साथ कौन से गेम खेलने वाले हैं। मिस्टर लैन, अगर ऐसा है तो मैं आपको इस बार खुद के साथ खेलने नहीं दूंगा। अगर ऐसा है तो ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर लैन। ये बोलकर गुस्से में विंग वर्ड से बाहर चला जाता है। विंग के जाने के बाद सुयांग अंदर आता है। वांगजी गुस्से से सुयांग को देखता है और कहता है, तुम अभी के अभी जाकर मेरे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ। वांगजी की बात सुनकर सुयांग वांगजी को देखता है और कहता है, पर बॉस, आप अभी तक ठीक भी नहीं हुए और आप घर जाने की बात कर रहे हो। आपको अच्छे से पता है सिचेन सर आपको अभी जाने नहीं देंगे। वांगजी गुस्से से सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, मैं बॉस हूँ या सिचेन। सुयांग घबराते हुए कहता है, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, मेरे बॉस आप हो। वांगजी कहता है, तो ठीक है, जाओ मेरे लिए डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ। सिचेन ब्रदर को मैं देख लूँगा। अगर वो तुम्हें रोके तो तुम कह सकते हो ये सब करने के लिए मैंने कहा है तुमसे। जाओ जल्दी से डिस्चार्ज पेपर रेडी कराओ। वांगजी की बात सुनकर सोयांग वार्ड से बाहर चला जाता है डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाने के लिए। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सिचेन गुस्से से वार्ड के अंदर आते हैं तो देखते हैं वांगजी बैठकर कुछ सोच रहा था। लैन सिचेन गुस्से से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी, तुम हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम्हें गहरी चोट आई है और तुम ऐसे में घर नहीं जा सकते। तुम्हें हॉस्पिटल 2 दिन के लिए रुकना ही होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगे। लैन सिचेन की बात सुनकर वांगजी कहता है, पर ब्रदर, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मेरी ट्रीटमेंट घर जाकर भी तो हो सकती है। आप हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए।
वांग जी के काफ़ी देर समझाने के बाद सीजन कुछ नहीं कहते। वो गुस्से से वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, लगता है तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। हर वक्त अपना ही मनमानी करते हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर लैंसिजन बाहर चले जाते हैं। लैंसिजन के जाने के बाद सुयांग अंदर आता है और वांग जी को देखकर कहता है, बॉस आपका डिस्चार्ज हो गया है, आप मेंशन जा सकते हैं। सुयांग की बात सुनकर वांग जी सुयांग को एक नज़र देखता है और कहता है, तुम्हें वी वुजियान की इंफॉर्मेशन कनेक्ट करनी है। मुझे वी वुजियान की पूरी जानकारी चाहिए। वो कब और कहाँ और क्या कर रहा था, मुझे पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। एक भी पीछे छूटनी नहीं चाहिए और मुझे ये डिटेल 2 घंटे के अंदर में चाहिए। ये बोलकर वांग जी हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। सोयांग एक पल के लिए अपनी जगह पर जम चुका था। क्या उसके बॉस का दिमाग खराब हो गया है? वो एक मामूली से एम्प्लॉयर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कह रहा है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ बॉस की बात मानने के अलावा? ये मैं 2 घंटे के अंदर में कैसे कर सकता हूँ? अब बॉस ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर सोयांग अपने फ़ोन को निकालता है और किसी को कहता है, वी वुजियान की पूरी डिटेल चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर में। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, वरना तुम बॉस को जानते हो। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें अच्छे से पता है बॉस तुम्हें इसी काम के लिए पैसे देते हैं। वो तुम्हें काम से निकाल देंगे, तब तुम अपना दूसरा काम ढूंढ लो। ये बोलकर सोयंग कॉल को रख देता है और वांग जी के पीछे निकल जाता है। अब हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में बेड पर बैठा था। वो सोयांग के आने का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी सोयांग को देखता है और कहता है, क्या तुमने इन्फॉर्मेशन निकाला? सोयांग कहता है, यस बॉस, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा किया। बॉस, वे फूजियान के साथ 3 साल पहले मुझे नहीं पता क्या हुआ था जिस वजह से वो चाइना छोड़कर बाहर चले गए। वो चाइना से ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन वो जब चाइना वापस लौटे, सॉन्गलैंड कंपनी में काम करते थे। वो सॉन्गलैंड की कंपनी में 2 साल पहले से काम करते हैं। वे फूजियान के साथ एक ओल्ड लेडी को देखा गया जो आज कुछ दिनों से नहीं देखा जा रहा है। उनके आसपास के लोगों का कहना था मिस्टर लैंड के ना ही कोई अल्फ़ा है और ना ही उनके कोई फैमिली वाले। उनके साथ एक ओल्ड लेडी रहती है और वो आजकल किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं। वे फुजियान की ना ही कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उनका अपना अल्फ़ा है। वो अभी सिंगल है। वो 2 सालों से सॉन्गलैंड के ऑफिस में काम करते हैं। इससे ज़्यादा हमारे आदमियों ने हमें कुछ नहीं बताया। आप कहें तो उससे इससे और भी हम इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। सोयांग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से सोयांग को देखता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। सोयांग के जाने के बाद वांग जी अपने जगह से उठता है और अपने बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी इस वक्त बहुत परेशान था। वो ओल्ड लेडी कौन है और आजकल विंग के साथ क्यों नहीं रहती? तभी वांग जी की नज़र गेट पर जाती है जो विंग आइवान को लेकर अंदर आ रहा था। विंग के देखकर वांग जी अपने मन में कहता है, तुम और चैंग चैंग, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो। तुम दोनों को देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं पता लगा लूँगा। तुम दोनों बस इंतज़ार करो, मैं ये पता लगा लूँगा आखिर आइवान का फादर कौन है।
वहीं विंग जेंग जेंग के पास आता है और आइवान को जेंग जेंग को देते हुए कहता है, तुम इसका ख्याल रखना। मैं आज जल्दी काम से वापस लौट आऊँगा और इसे लेकर चला जाऊँगा, तब तक लिए तुम इसका ख्याल रखो। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद आइवान रो रहा था। जेंग जेंग इधर से उधर घूमकर आइवान को चुप करा रहा था, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कब से विंग के लिए रो रहा था। जेंग जेंग आइवान को देखता है और कहता है, आइवान, अगर तुम इस तरह मम्मा के सामने रोओगे तो मम्मा काम पर कैसे जाएंगे? अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? अच्छे बेबी हो ना, तो अच्छे बेबी रोते नहीं हैं। अब चलो चुप हो जाओ, मम्मा कुछ देर के बाद वापस आ जाएंगे और आइवान के साथ खूब सारी बातें करेंगे और खेलेंगे। चलो, अंकल के साथ खेलना है ना, अंकल आज तुम्हारे साथ खेलेंगे। जेंग जेंग के बात सुनकर भी आइवान चुप नहीं हो रहा था। वांग जी जब अपने रूम से बाहर निकल रहा था, तभी वो आइवान के रोने की आवाज़ सुनता है। वांग जी आइवान की रोने की आवाज़ सुनकर वो आइवान के पास आता है और कहता है, आइवान, बेबी तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आइवान फिर भी चुप नहीं होता, वो रो रहा था। तभी वांग जी आइवान से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? आइवान ना में सिर हिलाता है। आइवान वांग जी की तरफ अपना दोनों हाथ बढ़ा देता है, मतलब मुझे गोद में लो। ये समझकर वांग जी आइवान को जेंग जेंग के गोद से अपने गोद में ले लेता है। ये देखकर जेंग जेंग अपना सर ना में हिलाता है और वांग जी को देखता है और कहता है, तुम इसका ख्याल रखना। आइवान जैसे ही वांग जी के गोद में जाता है, उसके शोल्डर पर अपना पैर सर रख देता है और सो जाता है। ये देखकर वांग जी आइवान को अपने रूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। वांग जी आइवान के फेस को देख रहा था, जो बड़े ही आराम से सो रहा था। वांग जी आइवान को देखकर थोड़ा सैड होकर कहता है, बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसने तुम्हें बर्थ दिया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ, ये जानकर तुम उस इंसान की बेबी हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। वांग जी आइवान के फोरहेड पर किस करता है और उसके बालों को सहलाते हुए उसके बालों का सैंपल ले लेता है और जाकर काउच पर बैठ जाता है। उस सैंपल को किसी एनवलप में रख देता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वांग जी अपने असिस्टेंट को लैंड मेंशन आने को कहता है। सुयांग वांग जी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद सुयांग वांग जी के डोर को नॉक करता है। वांग जी जाकर डोर को ओपन करता है और अंदर आने को कहता है। सुयांग वांग जी को देखता है और कहता, आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? वांग जी अपने हाथ में दो अलग अलग एनवलप सुयांग के सामने करता है और कहता है, ये बाल के सैंपल है, इसे तुम सोंगलैन को दे देना, सॉरी वेंचुंग को दे देना, ताकि वो इस हेयर की डीएनए टेस्ट कर सके और कहना कि वो जल्दी करे। मुझे ये कल तक चाहिए और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर मेरे डैड और मेरे ब्रदर को। वांग जी की बात सुनकर सोयांग कहता है, यस बॉस, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। ये बोलकर सोयांग उन दो एनवलप को लेकर सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। सोयांग के जाने के बाद वांग जी आइवान को देखता है और कहता है, एक बार डीएनए टेस्ट हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे अंकल और तुम्हारे मम्मा को देख लूँगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सच छुपाने की? अब वो मुझसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और अपने काम को करने लगता है। वहीं लैंड कंपनी में विंग अपने प्रोजेक्ट में इतना बिजी हो गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस कंटिन्यू अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा था।
वो बस चाहता था कि जल्दी से वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे और वो वहाँ से वापस चला जाए, क्योंकि विंग वांगजी के आसपास भी रहना नहीं चाहता था। विंग काफ़ी देर से अपने प्रोजेक्ट को पर काम कर रहा था। अपने काम को खत्म करने के बाद वो चुपचाप बैठ जाता है और उन बातों को याद करने लगता है जो वांगजी हॉस्पिटल में कही थी। विंग अपने मन में कहता है, मैं अपने बेबी के सच को लैन वांगजी से छुपा कर रखूँगा। मैं नहीं चाहता आइवान के सच उस लैन वांगजी के सामने आए या फिर लैन फैमिली के सामने आए। वो लोग मुझे आइवान से दूर कर देंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैंने आइवान को बर्थ दिया है, वो सिर्फ मेरा बेबी है। मैंने बहुत मेहनत से उसे पाला है और मुझे पूरा यकीन है मैं आगे भी अपने आइवान को मॉम डैड दोनों का प्यार दूंगा। वो कभी अपने फादर के बारे में नहीं पूछेगा। मैं इस प्रोजेक्ट के वजह से आइवान को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ये सब उस लैन वांगजी की वजह से हो रहा है। पता नहीं ये किस पर गया है। सिचिन का वो कितने अच्छे हैं और ये बिल्कुल भी सिचिन गा की तरह नहीं है। जब देखो ये गुस्से में रहता है और दूसरों को ऑर्डर ऐसे देता है जैसे सभी उसके सर्वेंट हो। जब उससे कुछ पूछो तो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता। जब देखो हर वक्त गुस्से में रहता है। उसे देखकर भी पता नहीं चलता वो कब गुस्सा होता है कब हैप्पी होता है। मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं कैसे जेंग चेंग इस लैन वांगजी को बर्दाश्त करता है। अब विंग का काम खत्म हो चुका था। विंग टैक्सी बुक करता है और सी लैन मंजिल के लिए निकल जाता है आइवान को लेने के लिए। वांगजी आज पूरा दिन बैठकर ऑफिस का वर्क कर रहा था। भले ही उसे इतनी सारी चोटें लगी थी, लेकिन उसे ऐसे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था अपने टाइम को यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। वांगजी के काम पेंडिंग पड़े थे, इसलिए वो अपना काम कर रहा था। वांगजी अपने काम को ख़त्म करके बेड की तरफ देखता है जो आइवान बैठकर खेल रहा था। वांगजी एक सर्वेंट को बुलाता है और आइवान को नीचे लेकर जाने को कहता है। वांगजी की बात सुनकर सर्वेंट आइवान को लेती है और उसे जेंग चेंग को दे देती है। जेंग चेंग सिचवी के पास बैठा देता है और सर्वेंट से कहता है कि वो जाकर आइवान के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। वो सर्वेंट आइवान के लिए कुछ लेकर आती है, कुछ फूड लेकर आती हैं। विंग आइवान को सॉरी जेंग चेंग आइवान को फूड खिलाता है। पेट भरने के बाद आइवान सिचवी के साथ खेल रहा था। पता नहीं क्यों वांगजी से इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए वांगजी अपने फ़ोन को उठाता है और वेंचिंग को कॉल करता है। वांगजी वेंचिंग को धमकी देते हुए कहता है उसे जो रिपोर्ट कल चाहिए थी, डीएनए टेस्ट कल चाहिए थे, उसे आज चाहिए। वांगजी की बात सुनकर वेंचिंग चिढ़ते हुए कहती हैं, देखो वांगजी, तुम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमारे पास और भी काम होते हैं। तुमने कहा था वो तुम्हें कल चाहिए, अब तुम कह रहे हो वो तुम्हें अभी चाहिए। वेंचिंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, मुझे वो रिपोर्ट आज ही चाहिए। अगर तुमने मुझे वो रिपोर्ट आज ही नहीं दिया तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा। वांगजी की बात सुनकर वेंचिंग चढ़ते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हर वक्त मुझे धमकी देते हो। मैं तुम्हारे धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। वैसे भी मुझे पहले से पता था तुम ऐसे ही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ही काम पर अपना वर्क कर रही हूँ। तुम्हारा काम लगभग 2 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें 2 घंटे के बाद रिपोर्ट मिल जाएंगे। वेंची की बात सुनकर वांगजी मन ही मन में खुश होता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। ये बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं वेंचिंग वांगजी को 100 गालियाँ दे रही थी, क्योंकि उसे पहले से पता था वांगजी ऐसा ही कुछ करने वाला है, क्योंकि वांगजी के अंदर कोई पेशेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सोयांग
लैन मन से नहाता है और वो सीधा वांग जी के रूम के सामने जाता है और डोर को नॉक करता है। वांग जी अंदर आने को कहता है। सोयांग अंदर जाने के बाद डोर को बंद करता है और वांग जी को देखता है। सोयांग वांग जी की तरफ एक रिपोर्ट को करता है और कहता है, सर ये रहा डीएनए टेस्ट। मैंने वेंची को पहले ही कहा था कि वो इस बारे में किसी को ना बताए और उसने कहा वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। ये बोलकर सोयांग उस रिपोर्ट को वांग जी को दे देता है। वांग जी अपने सामने रखे ढेर सारी फाइल को देखता है और नील सोयांग के हाथों में देते हुए कहता है, ये लो, ये ऑफिस फाइल है। मैंने इस पे कुछ काम कर दिए हैं और कुछ बाकी हैं। इसे मेरे कैबिन में जाकर रख देना और हो सके तो इसमें इसे चेक कर लेना। सोयांग वांग जी की बात सुनकर फाइल को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। सोयांग के जाने के बाद वांग जी उस रिपोर्ट को देखता है। वांग जी के हाथ कांप रहे थे। काफ़ी देर उस रिपोर्ट को घूरने के बाद अपने मन में कहता है, मुझे अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं आईवान मेरा बेबी नहीं हुआ तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आईवान मेरा बेबी है। मुझे पूरा यकीन है आईवान मेरा ही बेबी है। ये सोचकर वांग जी उस रिपोर्ट डीएनए टेस्ट को निकालता है और उसे पढ़ता है। उस डीएनए टेस्ट को रीड करते वक्त वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, आईवान मेरा बेबी है। हाँ, आईवान मेरा बेबी है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आईवान मेरा बेबी है। मैं बहुत खुश हूँ। आईवान मेरा बेबी है। मुझे पहले से शक था आईवान मेरा ही ब्लड होगा। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। मेरा मन कह रहा है कि मैं सबसे चिल्ला चिल्ला कर कहूँ, आईवान मेरा बेबी है। मैं उसका फादर हूँ। ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है। आईवान उसका बेबी है, ये सोच सोच कर वांग जी खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही वांग जी को याद आता है कैसे जैंग जैंग और विंग दोनों ने मिलकर सच छुपाने की कोशिश की, अब वांग जी के गुस्से बढ़ने लगते हैं। वांग जी सोच सोच कर गुस्सा हो रहा था। आखिर वो आईवान का फादर था। आखिर इन दोनों ने उसे सच क्यों छुपाया। उसका हक था ये जानने का कि आईवान उसका बेबी है। वांग जी गुस्से से कहता, मैं इसका सबक तुम दोनों को ज़रूर सिखाऊंगा। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाने की कोशिश की है, इसकी तो पनिशमेंट मिलेगी तुम दोनों को। मैं बस इतना चाहता हूँ विंग, तुम अपने मुंह से मुझे सच बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ आईवान मेरा बेबी है। आईवान का फादर मैं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता विंग, मैं ये जानकर कितना खुश हूँ आईवान मेरा बेबी है। उसे तुमने बर्थ दिया है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं हमेशा से चाहता था आईवान मेरा बेबी हो, लेकिन देखो ना, आईवान मेरा ही ब्लड निकला। इसके लिए थैंक यू सो मच विंग। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट देने के लिए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बेबी को बर्थ दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा विंग, तुमने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी है। ये सोचकर वांग जी अपने रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी जब लिविंग एरिया में जाता है तो देखता है विंग के गोद में आईवान खेल रहा था और जैंग जैंग विंग से बातें कर रहा था। विंग जैसे ही आईवान को लेकर जाने ही वाला था, तभी लिविंग एरिया में एक कोल्ड वॉइस गूंजती है, जिसे सुनकर विंग अपनी जगह पर रुक जाता है। वांग जी
आज तक कभी किसी का इतना ज़ोर से नाम नहीं लिया। उसके आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो। वांग जी की इतने गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सारे सर्वेंट डर चुके थे, क्योंकि वो वांग जी को अच्छे से जानते थे। विंग फिर से जाने ही वाला था, तभी वांग जी गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, तुम वहीं रुक जाओ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। वांग जी को इस तरह गुस्से में देखकर विंग जिंगजिंग की तरफ इशारों में पूछता है। जिंगजिंग भी इशारों में कहता है, मुझे नहीं पता। इन दोनों को इशारों इशारों में बातें करते देखकर वांग जी गुस्से से कहता है, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। ये बोलकर वांग जी काउच के पास जाता है और काउच पर बैठ जाता है। वो ऐसे बैठा था जैसे किंग बैठा हो। वांग जी ओल्ड सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, आप विंग और सिजवे के लेकर गार्डन में जाए। यहाँ जितने भी सर्वेंट हैं सभी के सभी बाहर जाएं, और जब तक मैं ना कहूँ अंदर कोई नहीं आएगा। वो ओल्ड लेडी हाँ में सिर हिलाती है और आइवान को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती हैं। आइवान उस लेडी के गोद में जाने से मना कर देता है। तभी चैंग चैंग एक सर्वेंट को इशारा करता है और सिजवी को उसके गोद में दे देता है। वो सर्वेंट बाकी सर्वेंट के साथ सिजवी के लेकर बाहर चली जाती हैं। लेकिन ओल्ड लेडी जैसे ही आइवान को लेने की कोशिश करती हैं, आइवान विंग के चेस्ट में अपना सर छुपा लेता है। ये देखकर विंग आइवान से कहता है, बेबी, ये आपको बाहर खूब सारे खेलेगी, आप जाओ, इनके साथ जाओ। फिर भी आइवान विंग की बात नहीं मानता। लेकिन तभी वांग जी आइवान के पास जाता है और कहता है, बेबी। जब आइवान वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वह अपने सर को बाहर निकालकर वांग जी को देखता है। वांग जी अपने दोनों हाथों को फैलाता है। आइवान वांग जी के गोद में चला जाता है। ये देखकर वांग जी आइवान के चिक्स पर किस करता है। वांग जी को ऐसा करता देख आइवान भी वांग जी के चिक्स पर किस करता है। आइवान को ऐसा करते देखकर वांग जी, जो थोड़ी देर गुस्से में था, उसका गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। वो आइवान से इतना सॉफ्टली बातें कर रहा था, ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वांग जी आइवान से कहता है, क्या आप गुड बॉय हो ना? आइवान हाँ में सिर हिलाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए ग्रैनी के साथ आप बाहर जाओगे? थोड़ी देर के लिए आपको ग्रैनी के साथ बाहर जाकर खेलना है। वो आपके साथ खेलेंगी। आप सभी के साथ खेलना चाहते हो ना? आइवान चुप रहता है। अब वांग जी को समझ आ गया आइवान जाना नहीं चाहता। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, आपके डैड आपके मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको इस ग्रैनी के साथ जाना होगा, बस थोड़ी देर के लिए। वांग जी की बात सुनकर आइवान उस ओल्ड लेडी की तरफ देखता है और उसके गोद में चला जाता है। वहीं विंग हैरान था कि कैसे आइवान वांग जी के बातों को मान रहा है। वहीं जेंग जेंग बस आंखें बड़ी करके विंग को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, अगर विंग को पता चला मैंने आइवान को डैड कहना सिखाया है तो वो तो मुझे मार डालेगा। मैं कैसे बचूंगा मुझे ही नहीं पता। ये मैंने क्या कर दिया। अब तो विंग मेरा बैंड बजा के ही छोड़ेगा। विंग जेंग जेंग को घूर कर देखता है और उसकी तरफ फुसफुसाते हुए कहता है, ये पर्सन मेरा बेबी का फादर कब बना? विंग की बात सुनकर जेंग जेंग चुप रहता है। विंग गुस्से से जेंग जेंग से कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? ये कब से मेरे बेबी का फादर बने बैठा है और मुझे पता कैसे नहीं चला? विंग की बात सुनकर जेंग जेंग अपने मन में कहता है, अब लो, अब तो तुम्हें विंग पक्का नहीं छोड़ेगा। अब तो तुम्हें विंग मार ही डालेगा। सिचेन, तुम्हारा क्या होगा? मेरा बेबी का क्या होगा? क्योंकि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ ना। मैंने कांड ही ऐसा किया है।
विंग जब देखता है जंग जंग अपने ख्याल में डूब चुका है, विंग गुस्से से जिंग जिंग को देखता है और कहता है, मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगा। अब वांग जी फिर से आकर काउच पर बैठ जाता है और अपने उसी रूड टोन में आ जाता है जो पहले था। तुम दोनों का आपस में बातें हो गई हो, तो क्या मैं तुम दोनों से कुछ पूछ सकता हूँ? तुम दोनों को मेरे सवाल का जवाब देना होगा। वांग जी की बात सुनकर दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी वहाँ सिचेन आते हैं। वो ऐसे माहौल को देखकर थोड़ा हैरान थे। वो वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? इन दोनों ने फिर से कुछ कांड किया है? वांग जी सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर आपको कुछ देर में पता चल जाएगा आपके हस्बैंड ने क्या कांड किया है। उसने अपने दोस्त के पीठ पर वार किया है, इसका तो उसे जवाब देना ही होगा। वांग जी की बात सुनकर सिचेन को अब शक हो गया था कि कहीं वांग जी क्या पूछने वाला है, क्योंकि उनका क्या होगा जब पता चलेगा वांग जी को सिचेन पहले से ही जानते हैं, तब वांग जी उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सिचेन ये सोचकर चुप खड़े हो जाते हैं और वांग जी के बातों को सुनने के बाद समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था वांग जी एक टीचर है, उसके सामने उसके 3 स्टूडेंट खड़े हैं। वांग जी कुछ सवाल करने वाले हो, उसका फेवरेट स्टूडेंट उसके सवालों के जवाब देंगे। लैंस टीचर हड़बड़ाते हुए कहते हैं, वांग जी तुम क्या पूछना चाहते हो? वांग जी चेंग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, शायद आपकी ओमेगा को अच्छे से पता है भाई कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनकर जेंग चेंग हकलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मुझे कैसे पता होगा? वांग जी गुस्से से कहता है, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है जेंग चेंग। तुम मेरे दोस्त हो और तुमने अपने ही दोस्त के पीठ पर खंजर मारा है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मुझे वो सच पता होनी चाहिए? अब वांग जी विंग की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम भी यही कहना चाहते हो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ। वांग जी गुस्से से काउच से उठ जाता है और विंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मुझे बताओ आइवान के फादर कौन हैं? वांग जी की बात सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। विंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। आइवान के फादर कोई भी हो, आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आइवान का फादर कौन है ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो प्लीज़ आप इससे दूर रहिए। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, इसमें मेरा पूरा हक है सच जानने की, क्योंकि आइवान मेरा बेबी है। मेरा पूरा हक है अपने बेबी के बारे में जानने का। वांग जी की बात सुनकर तीनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तीनों को इस तरह देखते हुए अब वांग जी को सिचेन पर शक हो गया। कहीं ना कहीं सिचेन पहले से जानते थे। सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें कैसे पता आइवान तुम्हारा बेबी है? सिचेन की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैंने पहले ही विंग आइवान को विंग के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। तब उस वक्त मुझे शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त गुस्से में था। इसलिए मैंने विंग का इन्फॉर्मेशन निकलवाया, जिसमें मुझे पता चला विंग ने कभी शादी की ही नहीं। उसके ना ही बॉयफ्रेंड है और ना ही उसका कोई अल्फा। तभी से मुझे विंग पर शक हुआ, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में
विंग के हस्बैंड का कहीं से भी जिक्र नहीं था, इसलिए मुझे लगा कहीं आइवान का फादर मैं तो नहीं। इसलिए मैंने आइवान का डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे मुझे पता चला आइवान मेरा बेबी है। ब्रदर, क्या आप पहले से जानते थे ना कि आइवान मेरा बेबी है? आपने इन दोनों भाइयों के साथ मिलकर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्यों ब्रदर, क्यों? वांग जी की बात सुनकर लैंसी चेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे पहले से पता था कि आइवान के फादर तुम हो। आइवान तुम्हारा बेबी है। तुम्हें क्या लगता है तुमने विंग के साथ जो कुछ भी किया वो बताने लायक था? मैंने कभी नहीं सोचा था वांग जी, तुम किसी के साथ इतना घिनौना भी कर सकते हो। तुमने विंग के साथ इतनी गंदी हरकतें की जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब करते वक्त तुमने विभूषियान को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया। उसके बाद उसे लैंड मेंशन से उठाकर बाहर फेंक दिए। तुमने उसे ठोकरें खाने के लिए उसे बाहर छोड़ दिया। वो एक ओमेगा था, ऊपर से वो बहुत छोटा था। वो उस वक्त 19 साल का था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये बच्चा कहाँ जाएगा, कहीं इसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया होता तो बताओ वांग जी, तो तुम क्या करते? तुमने इसे धमकी दिया कि तुम मुझे और चेंग चेंग को अलग कर दोगे। मुझे नहीं पता था मेरा भाई ऐसा कुछ भी कर सकता है। क्यों तुमने विंग को इतना मजबूर कर दिया? बोलो, मुझे जवाब दो। अगर तुमने वो सब करने से पहले एक बार भी सोचा होता तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर तुम या मैं सवाल नहीं करते। पर तुमने जो कुछ भी विंग के साथ किया है उसकी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैं ये सारी सच्चाई डैड को बताऊंगा। उन्हें भी तो हक है ना तुम्हारे बारे में जानने का, स्पेशली मॉम को। उनका लाडला किसी के साथ क्या कर रहा है उन्हें भी तो पता होना चाहिए। वहीं जेंग जेंग और विंग रो रहे थे। जेंग जेंग डर की वजह से विंग के हाथों को टाइटली पकड़ रखा था। वांग जी, तुमने इन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग किया है, तुम्हें पता है ना? वांग जी, विंग के जाने के बाद जेंग जेंग की क्या हालत थी, फिर भी तुमने किसी को सच नहीं बताया। हम विंग को ढूंढते रहे, फिर भी तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हें सबको सच बताना चाहिए। तुम ऐसे कैसे बन गए? सिचन की बात सुनकर वांग जी सिचन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं ब्रदर, आप मुझे सज़ा दीजिए, मैं उसके लायक हूँ। पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने विंग के साथ जो कुछ भी किया वो उस वक्त मैं ड्रंक था। मुझे किसी ने ड्रग्स दिया था। अभी बताओ ब्रदर, आपको किसी ने ड्रग्स दिया होता तो उस वक्त जब आपके सामने कोई ओमेगा होता तो आप क्या करते? आपको तो अच्छे से पता है मुझे ओमेगास या फिर गर्ल्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने विंग के साथ वो सब किया था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ब्रदर, मैं विंग को ढूंढना चाहता था और मैंने विंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं थक हार कर उसे ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि मैं क्या कहता उससे कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं खुद इतनी बड़े गिल्ट में था ब्रदर। मैंने जब से विंग के साथ वो सब किया था तब से लेकर आज तक मैं एक रात चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि उस रात के बाद से मेरे सुकून ही कहीं गायब हो चुके थे। मैं डर गया था, मैं अपना चेहरा विंग को कैसे दिखाऊंगा, मैं विंग से क्या कहूँगा। मैंने 3 साल 3 साल पहले विंग के साथ जो कुछ भी किया था वो माफ़ी के लायक नहीं है। फिर मैंने विंग को 3 साल बाद देखा सॉन्गलैंड की कंपनी में। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ ब्रदर, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैं उसे अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता हूँ। मैं जब से विंग से मिला हूँ
तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उसे अपने लाइफ में वापस पालूँ। मैं चाहता हूँ वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे एक मौका दे अपनी गलती सुधारने की। ऐसा बोलकर वांगजी विंग के सामने अपने घुटने टेककर बैठ जाता है और विंग से माफ़ी मांगने लगता है। वांगजी को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर विंग रोते हुए कहता है, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। अब लैंसी चैन की तरफ वांगजी देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर। वांगजी को इस तरह देखकर लैंसी चैन अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। अब वांगजी जेंग जेंग को देखता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। जेंग जेंग रोते हुए कहता है, वांगजी तुम मेरे एक अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे वजह से मैं और सीचन एक साथ हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे भाई के साथ कुछ भी करोगे और मैं भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें तब तक माफ़ नहीं करूंगा जब तक मेरा भाई तुम्हें माफ़ नहीं कर देता। फिर से वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे एक मौका दे दो, मैं वो सब ठीक कर दूंगा। आइवान को भी तो उसका फादर का प्यार चाहिए। प्लीज़ विंग, आइवान के लिए मुझे एक्सेप्ट कर लो। वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, आइवान सिर्फ मेरा बेबी है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे पढ़ दिया है, वो सिर्फ मेरा बेबी है, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे आप। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वांगजी जैसे ही विंग को रोकने के लिए जाता है तभी चैंग चैंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ वांगजी उसे अकेला छोड़ दो, उसे परेशान मत करो, उसे जाने दो। वांगजी के आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसू भरे आंखों से अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, ब्रदर क्या आपको भी लगता है कि मुझे आइवान से दूर रहना चाहिए? क्या मैं हकदार नहीं हूँ? आइवान मेरा भी बेबी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। काश मैं उस दिन उस पार्टी में ना जाता। अगर मैं उस पार्टी में नहीं गया होता तो विंग के साथ ये सब नहीं होता। अब चैंग चैंग वांगजी को देखता है और कहता है, वांगजी तुमने कुछ देर पहले विंग के सामने ये कहा कि तुम विंग से प्यार करते हो। क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो या फिर तुमने आइवान को पाने के लिए कहा? जेंग जेंग की बात सुनकर वांगजी जेंग जेंग को देखता है और कहता है, हाँ जेंग जेंग ये सच है, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ। लैंसी चैन वांगजी के आंखों में देख रहे थे, उन्हें साफ साफ नजर आ रहा था वांगजी जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच कह रहा था। वांगजी विंग के साथ जो कुछ भी किया था वो आज तक गिल्ट में है। लैंसी चैन वांगजी के आंखों में आंसू देखकर वो जल्दी से वांगजी को खींचकर गले लगा लेते हैं। वांगजी जैसे ही अपने ब्रदर को फेल करता है वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी, मैंने इतनी सारी चीज़ों को कैसे बिगाड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इन दोनों भाइयों को इस तरह हक करते हुए देखकर जेंग जेंग कहता है, अब बस भी करो, तुम दोनों बच्चों की तरह रो रहे हो, अब पहले हमें विंग को मनाना होगा। लैंसी चैन हक को ब्रेक करते हैं और वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम फादर बन गए। मॉम डैड ने 3 साल पहले जो सोचा था फाइनली सच हो गई। सिचन की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और वांगजी को देखता है जो कंफ्यूज होकर उन दोनों को देख रहा था। मतलब लैंसी चैन किस बारे में बात कर रहे हैं? जेंग जेंग कहता है, वांगजी मॉम डैड हमेशा से चाहते थे कि तुम विंग से शादी करो क्योंकि मॉम को विंग बहुत पसंद था। वो हमेशा मेरे पास आकर कहती थी कि मैं विंग से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूं और तुमसे भी, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। मेरी मॉम भी चाहती थी लेकिन मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई।
और मेरी मॉम चाहते चाहते तुम्हें और विंग को साथ देखना चाहती थी, लेकिन विंग उस वक्त बहुत छोटा था, जिस वजह से तुम दोनों की मैरिज नहीं हो सकती थी। इसलिए मॉम चाहते थे कि तुम्हारा विंग से शादी हो। अब मॉम तो नहीं रही, लेकिन सचिन कहते हैं मॉम डैड चाहते थे कि तुम विंग से शादी करो, विंग किसी और के मेंशन ना जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। तभी पीछे से एक और आवाज़ गूंजती है, अरे किसकी शादी हो रही है, कौन शादी कर रहा है। आवाज़ को सुनकर सिचेन और चैन चैन उस ओर मुड़ के देखते हैं जहाँ पे मैडम लैन मिस्टर लैन अंदर की तरफ आ रहे थे। मैडम लैन सिचेन को देखती है और कहती है, तुमने बताया नहीं किसकी शादी हो रही है, तुम दोनों किसकी शादी की बात कर रहे हो। लैन सिचेन हंसते हुए कहते हैं, मॉम हम वांगजी की शादी की बात कर रहे हैं, और किसकी बात करेंगे। मैडम लैन हंसते हुए कहती हैं, उसने तो अब अपने लिए ओमेगा भी चुन लिया है, क्या तुम्हें पता नहीं सिचेन। वांगजी मैडम लैन की बात सुनकर सिचेन हंसते हुए कहते हैं, उसने अपने लिए ओमेगा भी चुन लिया है और अब उसके पास वो सब कुछ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा जो ड्रीम देखा करती थी वांगजी के लिए, अब वो पूरा हो चुका है। वांगजी के पास उसका अपना बेबी है। आपको पता है मॉम, आप जिस ओमेगा से शादी करने के लिए वांगजी से हमेशा कहा करती हैं, वो कोई और नहीं विंग ही है। और वो बेबी। सिचन की बात सुनकर बेबी पर ध्यान न देते हुए मैडम लैन वांगजी को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हारे लिए जिस ओमेगा को सिलेक्ट किया था, तुमने उसी ओमेगा से शादी करने के लिए मान गए। लेकिन वहाँ कोई और भी खड़ा था जो वांगजी की तरफ एकटक देख रहा था। वो कोई और नहीं मिस्टर लैन थे। क्योंकि मैडम लैन बेबी का मतलब नहीं समझ पाई, मिस्टर लैन साफ साफ समझ पा रहे थे। मिस्टर लैन वांगजी के सामने जाते हैं और कहते हैं, तुम विंग से कब मिले, तुम लोग किस बेबी की बात कर रहे हो। वांगजी शौक होकर अपने डैड को देखने लगता है, जो बड़े ही गुस्से में उसे ही देख रहे थे। अब सिचेन और झेंग झेंग मैडम लैन चुप होकर मिस्टर लैन को देखते हैं। बताओ वांगजी, मैंने सिचेन के मुंह से सुना कि तुम्हारी एक बेबी भी है, तो बताओ वो बेबी कैसे आया। तभी चेंग चेंग कहता है, डैड वो बेबी विंग का है। लैन सिचेन सॉरी मिस्टर लैन वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, विंग तो 3 साल पहले चाइना छोड़कर चला गया था, अब वो एक बेबी के साथ वापस लौटा है। उस बेबी का फादर कौन है, क्या वो शादी कर चुका है। कहीं विंग को मेंशन छोड़ने के वजह तुम तो नहीं हो। वांगजी अपने डैड को देखता है और कहते हैं, डैड वो मैं। मिस्टर लैन साफ साफ देख पा रहे थे, जो पर्सन दूसरों को डराता है वो आज डर रहा था, जो दूसरों को ऑर्डर देता है आज वो उनका ऑर्डर मान रहा है। उन्हें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। वांगजी अपने डैड को देखता है और कहता है, अल्फान मीरा और विंग का बेबी है। वांगजी के पास सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन तुम दोनों कब मिले। वांगजी एक गहरी सांस लेता है, एक कहता है, डैड वो आप और मॉम बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे और जेंग जेंग ब्रदर को सरप्राइज़ देने के लिए बाहर गया था। उस दिन मैं और विंग। फिर चुप हो जाता है वांगजी एक गहरी सांस लेकर कहता है, उस दिन मैं ड्रंक था और विंग के साथ ज़बरदस्ती किया। वांगजी के पास सुनकर मिस्टर लैन एक जोरदार थप्पड़ वांगजी को लगाते हैं और कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती करने की। हाँ, तुमने ज़बरदस्ती किया तो किया, उसे धमकी देकर लैंड मेंशन से जाने को कहा। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मेरा बेटा इतना नीचे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आपको